नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शिवानी जी की लिखी हुई एक बहुत प्रसिद्ध दीर्घ कहानी रति विलाप। शिवानी जी के लेखन की एक खास विशेषता ये है कि वो कभी बासी नहीं हो सकता। वो कितनी भी बार पढ़ा गया हो, कितनी बार भी सुना गया हो, लेकिन दोबारा पढ़ने सुनने पर वो उतना ही ताज़ा और सुखदाई लगता है। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी रति विलाप। अनुसुईया के विवाह और वैधव्य का समाचार मुझे एक साथ ही मिला था। कभी वो मेरी अंतरंग सहपाठिनी थी, हंसमुख चंचल अनसुईया पटेल। जब गुरुदेव के नृत्य नाट्य में कामदेव बनकर गाती, कटाक्षे रबे मम पंचम शर ताई आमी दीबू बर, अर्थात तेरे कटाक्ष में सदा मेरा पंचम शर रहेगा, यह मैं वर देता हूँ, तो लगता सचमुच ही गुरुदेव की कविता साकार हो उठी है। ना उस भ्रू विलास में अनावश्यक खोज खाच करनी पड़ती, न उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को संवारने का ही प्रश्न उठता। इसी से जब गौरी दी अन्य पात्रों को संवार उसके पास आती तो ठिठक कर हंसने लगती। तो के आबार साजाबो की रे, सबई तो भगवान सेरे दिए छीन, अर्थात तुझे अब क्या सजाऊं री, भगवान ने सब कुछ सज्जा पूरी करके ही तो तुझे भेजा है। लड़की में सचमुच ही किसी शाप भ्रष्ट गंधर्व कन्या की ही देवदत्त प्रतिभा थी। फिर एक दिन वो अचानक ही पिता की बीमारी का तार पाकर अहमदाबाद गई और नहीं लौटी। बहुत दिनों बाद उसका एक लंबा पत्र आया था। पिता की मृत्यु के पश्चात अब उसका आश्रम आना असंभव था। मातृहीन छोटे भाई का भार उसके कंधों पर जिस आकस्मिक वेग से आ गिरा था, उसके लिए वो प्रस्तुत नहीं थी। किंतु पिता का विस्तृत व्यापार अब उसे ही संभालना था। अब गुरुदेव को अपनी नृत्य नाटिका के लिए दूसरा कामदेव ढूंढना होगा। मैं अब शायद कभी तुम लोगों को देख भी नहीं पाऊंगी। उसने लिखा तो हमारी मित्र मंडली ने कई दिनों तक अपनी उस रस प्रिया सखी का मातम मनाया था। फिर वर्षों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। वो शायद अपने पिता के कारोबार में डूब गई थी और मैं अपनी गृहस्थी में। सहसा 25 वर्ष बाद मेरी वो खोई सखी मुझे कैसर बाग में दशहरी और लंगड़ा आमों की ढेरियों के बीच खड़ी मिल गई। पहले कुछ क्षणों तक तो मैं उसको अविश्वास से देखती रह गई थी। एक हाथ में पुष्ट स्वस्थ लंगड़ा आम लिए वो एक उतने ही पुष्ट बदशक्ल कुंजड़े से उसका मोलतोल कर रही थी। न खरीदने वाला दब रहा था, न बेचने वाला। सांप नेवले से आमने सामने तने दोनों ही शायद समझ गए थे कि सौदे के क्रय विक्रय में कोई किसी को ठग नहीं सकता था। अजी, हम क्या कैसर बाग आज पहली बार आई हैं? ठीक दाम बोलो। वो परिचित स्वर होने पर भी अपरिचित लग रहा कंठस्वर मेरे विस्मृति के नासूर को कुरेद गया। रवीन संगीत में अपने कंठ का मधु घोलने वाली कोकिला को क्या क्रूर काल ने गला मरोड़कर ऐसी निर्ममता से मार दिया था। उधर हर दिल अजीज शाही लंगड़े के मालिक ने लपक कर उसके हाथ से आम छीन बड़े लाड़ दुलार से पूंछ फिर डाली में ऐसे सजा दिया जैसे अबोध शिशु को किसी सिरफिरे के हाथ से छीन माँ की गोद में रख रहा हो। भुनभुनाती अनसुईया पटेल दूसरे फल वाले की ओर मुड़ी तो मुझे दूसरा धक्का लगा। कहाँ गई वो नागिन सी भूई लौटती कबरी? किसी टूटी फूटी कब्र पर उगाई छेतरी धूप सी विरल केशराशि एक रबर बैंड में बंधी थी। इससे पहले कि वो दूसरे आम वाले से उलझ एकदम ही बदल गए अपने कंठ स्वर का भाला मुझे मारती, मैंने उसके कंधे पर हाथ धर दिया और उसके हाथ के बैग सहित उसे एक कोने में खींच ले गई। कितनी बदल गई हो तुम अनसुईया पटेल? मैंने उसका हाथ सहलाया और विस्मृति के गहन अंधकार में उन अराल अंगुलियों को टटोलने लगी जिनसे मेरा परिचय था। अनुसुईया पटेल नहीं, अब अनसुईया कापड़िया हूं मैं। उसने हंसकर कहा तो मैं चौंकी। मेरी हतप्रभ दृष्टि को देखकर उसने स्थिति स्पष्ट की। वैसे अब इस नाम का भी कोई महत्व नहीं रहा। चाहने पर भी अपने मेडन नाम की टहनी पर फिर फुदक सकती हूँ, पर अब इन टूटे डैनों में दम नहीं रहा बहन। मतलब? मैंने पूछा, तेरी शादी कब हुई और खबर भी नहीं दी, क्यों? तूने ही कौन सी खबर दी? इस बार स्वयं मेरा ही उपालंब बूमरैंग के वेग से मुझे धराशायी कर गया। बात तो ठीक ही कह रही थी। दोनों के ही पास तो एक दूसरे का पता ठिकाना धरा था। ये भी संसार का कैसा विचित्र नियम है कि जिन मित्र प्रतिवेशियों का नैकट्य उन्हें हमारे लिए कभी आत्मियों से भी अधिक आत्मीय बना देता है, बिछुड़ जाने पर हम फिर उन्हें तेजी से भुला ही बैठते हैं।
नया परिवेश, नई मैत्री पाकर मानव का स्वार्थी स्वभाव उसके अतीत की सुखद से सुखद स्मृतियों को भी बड़ी निर्मम हृदयहीनता से धो पोंछ कर बहा देता है। कभी इसी अनसुया पटेल के ग्रीष्मावकाश का विछोह भी मुझे असह्य लगता था, और फिर 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बीच कभी भूल कर भी मैंने उसे याद नहीं किया। मैं एक पल को उसके उपालंब का कोई उत्तर दिए बिना ही सिर झुकाए खड़ी रह गई। फिर वही हंसकर मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगी। नए नाम का कोई महत्व नहीं रहा। ये इसलिए कह रही हूँ कि जिसने वो नया नाम दिया था वो नहीं रहा। अब ना मायका ही बचा है न ससुराल। इसी से तो आज़ाद घूम रही हूँ। क्यों, तेरा भाई मगन? मैंने पूछा। ओ मगन, वो तो बहुत पहले ही जर्मनी चला गया था। एक जर्मन लड़की से विवाह कर वहीं बस गया है। सुना मेरी जर्मन भाभी दहेज में रेडीमेड 3-3 भतीजियां भी लाई है मेरे लिए। वो फिर हंसी। तू यहाँ कब से है? मैं अपना कौतूहल रोक ही नहीं पा रही थी। अरे, मैं यहाँ क्यों होने लगी? मैं तो बम्बई में हूँ। वहाँ साड़ियों का बिजनेस करती हूँ। लखनऊ से चिकन, बनारस से बनारसी, दक्षिण से टेम्पल साड़ियाँ लेने प्रायः ही देश भ्रमण करती रहती हूँ। बम्बई पहुँच उद्योगपतियों की विराटकाय सेठानियों को इन्हीं साड़ियों को चौगने दाम में बेच साल भर चैन की बंसी बजाती हूँ। समझी? वो तो आज सोचा क्यों ना चलते चलते एक झहुआ लगड़ा आम लेती चलूँ। चलो अच्छा ही हुआ। आज यहाँ ना आती तो तू कहाँ मिलती मुझे। सामान स्टेशन पर ही छोड़ आई हूँ। तब चल तेरा सामान ले आए। अब आज नहीं जाने दूंगी तुझे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बातें करती है पगली? उसका स्वर अचानक ही बुझ सा गया। मुझे आज जाना ही होगा। कुछ साड़ियाँ परसों अमेरिकन एम्बेसी भेजनी है। उधर रूस में रामलीला हो रही है। सीता स्वयंवर के लिए एक भारी साड़ी का ऑर्डर मिला है, उसे भी परसों भेजना है। चल कहीं एकांत में बैठकर चाय पी जाए। अचानक उसके क्लांत स्वर में 25 वर्ष पूर्व का वही कैशोर्य सुलभ उत्साह गूंज उठा, जब वो मुझे आश्रम के कालू के प्रसिद्ध दुकान पर चाय पीने को आमंत्रित करती थी। मैं उसे जहाँ ले गई वहाँ चाय तो खूब अच्छी मिली, पर एकांत नहीं जुटा। फिर हम दोनों अमीनाबाद के शिव मंदिर के शीतल ओसारे में बैठ गई थीं। 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते थे। इसी से वहाँ तब दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं थी। आसपास खड़े लूले लंगड़े अंधे भिखारियों को भी असह्य तपती दोपहरी ने दूर झाड़ी झुरमुटों की छाया में खदेड़ दिया था। वहीं अनसुया पटेल ने मुझे अपनी विचित्र कहानी सुनाई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उसने मामा की सहायता से अपना कारोबार संभाल लिया, किंतु व्यवहार कुशल संसारी मामा ने भांजी की समृद्धि से नहर काट अपनी बगिया सींचने में भी कम तत्परता नहीं दिखाई। अनसुया कुछ कुछ समझने लगी थी कि मामा ने उसका विवाह अपने एक समृद्ध मित्र के अकर्मण्य पुत्र से कर दिया। कुटिल मामा ने विवाह से पूर्व उसे उसके भावी पति की एक झलक दिखाकर ही मुग्ध कर दिया था। तब वो क्या जानती थी कि देखने में किसी ग्रीक देवता सा ही वो सुदर्शन तरुण विवाह की पहली रात्र को ही अपने उन्मत्त अट्टहास और उससे भी अधिक उन्मत्त व्यवहार से उसे सहमाकर जीवन भर के लिए, पुरुष मात्र के लिए पत्थर बनाकर छोड़ जाएगा। दूसरे दिन ससुर ने ही उसे एकांत में बुलाकर उससे सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। बेटी, तुमने इसे जैसा कल देखा ऐसा ये नहीं था। मिर्गी के दौरे से बचपन से ही पड़ते थे, पर इधर 2 वर्षों से वो भी बंद थे। मैंने सोचा था सुंदरी सुशील लड़की को वधु रूप में पाकर ये मानसिक रूप से स्वस्थ हो उठेगा। मैंने तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दिया था और ये भी कह दिया था कि वे तुम्हें भी सब कुछ बता दें। तुम्हें यदि जरा भी आपत्ति हुई तो ये संबंध मुझे मान्य नहीं होगा। उन्होंने निश्चय ही तुम्हें बतलाया होगा, क्यों बेटी? उत्तर में अनसुया पटेल की बड़ी बड़ी आंखों से टपाटप आंसू की बूंदें भी गिरी थीं। बार बार पूछे जाने पर उसने नकारात्मक मुद्रा में केवल माथा हिला दिया। ओह, ये तो भयानक अन्याय है हरसुख का। उसने तो कहा मेरी भांजी को कोई आपत्ति नहीं है। कहती है स्वयं मेरे कुल में भी तो दोष है, कौन करेगा मुझसे विवाह। बड़ी समझदार है मेरी अनसुया। दोष? अनसुया चोट खाई सरपणी सी ही फुदकार उठी थी। हाँ बेटी, दोस्त तो मैं स्वयं अपनी आंखों से ही देख चुका था। करसन दास भूखीदास कापड़िया का स्वर अनसुया के कानों में जलती सलाखें घुसा गया था। तुम्हारी दादी को तुम्हारे दादा ने सीधे मुजरे से खींचकर अपने गृह में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं मेरे अन्नप्राशन में भी उन्हें 5,000 बयाना देकर नाचने बुलाया गया था। अनसुया के लिए तो ये एक ऐसी चोट थी जो जीवन भर के लिए उसे पंगु बना गई। तुम चिंता मत करो बेटी। करसन दास का स्वर और भी धीमा पड़ गया था।
अपराधी मैं हूँ। तुम्हारी सास की मृत्यु ने मुझे विक्षिप्त बना दिया था। सोचता था संसार त्यागी बनकर निकल जाऊंगा, पर इसी पुत्र की माया ने मुझे जकड़ लिया था। अपना सारा साधना मैं जीवन मैंने गृहस्थ में रहकर बिताया। कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के गूढ़ तत्वों को मैंने इसी गृहस्थाश्रम में आयत किया। अब सोचता हूँ मुझसे निकृष्टतम पाप हो गया है। तुम्हारे मामा ने तुम्हें जानबूझकर ही अंधे कुएं में ढकेला, और एक धक्का मैंने भी दे दिया। चाहने पर तो मैं तुम्हें गिरने से बचा सकता था, पर जो हो गया उसके लिए अब रो पीट कर क्या लाभ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं हूँ बेटी, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। मेरी इस अटूट संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी आज से तुम हो। जहाँ चाहो घूमो, जैसे चाहो रहो, तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पति को निचली मंजिल के कमरे में रात दिन बांध कर रखा जाता था। मैं अपनी खिड़की से देखती, वो अपने गोरे गोरे हाथ जंगले से निकालकर लोहे की छड़ों से जूझ रहा है। उसकी दिल दहलाने वाली चीख कभी कभी मुझे पागल बना देती। खोल दो, खोल दो मुझे, जाने दो मुझे, कहाँ गई वो? अरे कसाईयों, कहाँ छिपा दिया मेरी सुंदरी बहू को? अरे मैंने तो उसका अंगूठा पकड़ा है पापा, मैं क्या उसे भगा कर लाया हूँ? फिर वो थक कर घंटों चुप्पी साधे मुर्दा बन जाता, और मुझे न जाने कैसी दहशत होने लगती। कहीं कुछ हो तो नहीं गया अभागे को? कहीं ठीक आधी रात को उसके सुरीले कंठ की तड़प भरी टीस मुझे गाकर फिर अपनी खिड़की के पास खड़ा कर देती। मैं बता नहीं सकती बहन, उस कंठ में उसका उन्माद न जाने कौन सी मोहिनी घोल गया था। ए हैने हैया ना कोर माँ राग जो, एने हाथ नी हथेली माँ राग जो बिन्नियों चालियों जशे। अर्थात, अरे इस हैया की कोर में संजो कर रखना, इसे हाथ की हथेली में रखना, ये यौवन चला जाएगा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगते। जी में आता भागकर उसके सुंदर शरीर से बंधी लौ श्रृंखला तोड़ उसके गले में बाहें डाल दूं। विवाह की प्रथम रात्रि की किसी सद्यो दृष्ट दुस्वप्न की सी वो स्मृति भी मेरे मानस पटल से विलुप्त हो जाती, और मैं घंटों अपनी खिड़की की छड़ थामे उस मीठे कंठ की तड़प भरी टीस सुनती रहती। नित्य घर के दो पुराने नौकर उसे पकड़कर जबरदस्ती नहलाते, तो मैं छिप छिप कर उसी खिड़की की ओर से उसे देखती रहती। कभी पानी छपछपाता वो, किसी दुधमुहे बालक किसी किलकारियाँ मारता, और कभी मुंह में पानी की पिचकारी भर दोनों नौकरों को भिगो बचकानी ठिठोली से मुझे भी हंसा देता। सहसा मेरा यत्न से छिपाया गया स्मित भी उसकी पैनी दृष्टि की पकड़ में आ जाता, और वो एक बार फिर सौराष्ट्र के उस मधुर लोकगीत से मुझे व्याकुल कर देता, जो बिन्नियों चालियों जशे। मुझे लगता जैसे वो बार बार मुझे झकझोर कर चेतावनी दे रहा है, देर मत कर अनु, तेरा ये यौवन फिर चला जाएगा। एक दिन पिताजी के बहुत आग्रह करने पर उनके साथ उनकी वृद्धा बहन से मिलने उनके गांव चली गई। खुफिया सास ने मुझे स्वयं अपने हाथों से उपहार रूप में दिया गया लाल पाणेतर का गोटा किनारी लगा साड़ला पहनाया। विवाह के बाद मैं अपनी साज सज्जा के प्रति एकदम ही उदासीन हो गई थी। सजती भी किसके लिए? कौन था जो मेरे श्रृंगार को सराहता? उस दिन भी मैंने टीका नहीं लगाया था। खुफिया सास ने मुझे बहुत फटकारा। फिर कंकू का बड़ा सा ठेठ गुजराती चांदला लगा। बड़ी देर तक मेरा चिबुक था मुझे निहारती नहीं। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने पिताजी से कहा, करसनिया, हवे तू प्रायश्चित कर मारा पाटिया। अर्थात, करसनिया, अब तू प्रायश्चित कर अभागे। न जाने कैसी उदासी में डूबे हम दोनों लौटे, तो दुर्भाग्य मुंह बाय हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। बरामदे में पहुंचते ही मेरा रक्त जम गया। पानी के बड़े से बाल्टे से पानी निकालता, नौकरों को भिगोता मेरा उन्मत्त पति नहा रहा था। अब सोचती हूँ कितनी मूर्ख थी मैं। तब तक उसने मुझे नहीं देखा था। यदि मैं उसी क्षण भाग जाती तो क्या मेरा उतना बड़ा सर्वनाश हो पाता? किंतु विधि का लिखा तो मुझे कठपुतली सा ही नचा रहा था। मैं उसे एकटक देख रही थी। दूर से जिस गौरांग की देह छटा ने मुझे आकृष्ट किया था, वो निकट से मुझे उस दिन तन मन की सुधि भी बिसरा गई। मेरे दोनों पैर जैसे किसी ने कील ठोक कर पृथ्वी पर गाड़ दिए थे। कितना गोरा था वो, और कैसी तीखी नाक थी। भीगे बालों का गुच्छा उसके शुभ्र ललाट पर कैसे चिपक कर रह गया था। अचानक उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, और पल भर के लिए उन रस भरी शरबती आंखों का उन्माद विलुप्त हो गया। मत गैयत की ही भांति वो चीत्कार मार उठा। दोनों तगड़े अनुचरों को उसने धक्का मारकर गिरा दिया और मेरी ओर भागा। इससे पहले कि मेरे हक्का बक्का रह गए ससुर जी मुझे बचाते, वो फूल की भांति मुझे गोद में उठाकर छत की ओर भागा। उस स्पर्श में कहीं भी कठोरता नहीं थी बहन, कहीं नहीं।
कितना सुहाग, कितना लाड़ दुलार था उस स्पर्श में। होठों ही होठों में वो न जाने क्या बड़बड़ाता सीढ़ियां फांदता चला जा रहा था। छत के एकांत में उसने मेरे भय से थरथराते अधरों पर अपने अधर रखे ही थे कि पिताजी गरजे, छोड़ उसे, रख नीचे। क्रोध और भय से उनकी देह थरथरा रही थी, क्योंकि अब उनका पुत्र मुझे गोदी में लिए छत की ऊंची मुंडेर पर चढ़ गया था। सुना नहीं तूने विक्रम? पहली बार मैंने ससुर के उग्र तेज स्वभाव को देखा। उतार उसे नीचे। और अगर इसे लिए ही नीचे कूद जाऊं तब? एक पल को मैंने उसके उस विवेकहीन विक्षिप्त स्मित को कनखियों से देखा और भय से आंखें मूंद लीं। किसी शाखा मृग की ही भांति वो अब मुझे छाती से चिपटाए छत की सबसे तीखी मुंडेर पर खड़ा अपने पिता को चिढ़ा रहा था। उनके पीछे खड़ी थी विवश नौकरों की लंबी कतार। एक पल को मेरी आंखें फिर खुलीं। मुंडेर से नीचे की घातक गहराई को देखते ही मैंने आसन्न मृत्यु को निश्चित मानकर स्वीकार कर लिया। मेरी आंखें बंद थीं। बीच बीच में हांफते उत्तेजित पति की नग्न लोमश छाती का स्पर्श मेरे कपोलों को सहलाता मुझे भयजनित मूर्छा में क्रमशः डुबाता चला जा रहा था। अच्छा तो पिताजी, मैं ये कूदा। मैंने उसे एक क्षण को जकड़ लिया, फिर सब स्वप्न की भांति घटित हो गया। पिताजी ने लपक कर मुझे छीना और नौकरों की सम्मिलित चीख मुझे जिभे करती चली गई। बहन, पिताजी ने बहू को तो बचा लिया, किंतु बेटे को खो दिया। मुझे छीनने में अनजाने में उनसे लग गया धक्का ही उसके पुत्र की एक एक हड्डी को चूरा बना गया। मृत्यु तत्काल हो गई थी, किंतु शहर भर के डॉक्टरों ने निर्जीव देह को खटखटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पुत्र की बलि देकर ही जो मुझे बचा पाया था, उससे मैं अब कह क्या सकती थी। कई दिनों तक आत्मीय स्वजनों का तांता सा लगा रहा। फिर हमारी विशाल अट्टालिका में वैसी ही मनहूस निस्तब्धता छा गई, जैसी किसी भयानक तूफान के बाद समुद्र तट पर छा जाती है। मामा मामी खबर पाते ही हवाई जहाज से उड़कर मेरे घायल चित्त की बरहम पट्टी करने पहुंच गए थे। पिताजी की उपस्थित में ही मामा बार बार अपने साथ सूरत ले चलने की जिद करने लगे, तो मैं क्रोध से उबल पड़ी थी। न जाने क्या क्या कह बैठी थी उनसे। फिर पिताजी ने ही मुझे शांत कर दिया था। तुम निश्चय ही अनु को अपने साथ ले जा सकते हो हरसुख, मेरा अब इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। उनका संयत कंठ एक क्षण को रुंध गया था। अनु बेटी, तुम अपने मामा जी के साथ जाना चाहो तो आज ही जा सकती हो। तुम्हारा हाथ कश नियमित रूप से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उत्तर में मैंने मामा को जिस आग्नेय दृष्टि से घूरा था, उसके पश्चात कुछ कहने न कहने का प्रश्न ही नहीं उठता था। बेचारे सकपकाकर उसी दिन बोरिया बिस्तरा समेट कर चले गए थे। कुछ दिन फिर उसी नीरस दिनचर्या में बीत गए। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलवा भेजा। अनु बेटी, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। बैठो अनु। मैं उनके पैरों के पास धरे मोढ़े पर बैठ गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अनु, मेरा शोक मेरे कलेजे पर एक गुरुतम शिला बनता मेरा दम घोंटता जा रहा है। इस कमरे को देख रही हो ना, जहाँ तुम बैठी हो, वहीं ये मोड़ा डालकर कभी तुम्हारी सास बैठा करती थी। इसी वायव्य कोने में तुम्हारे पति ने जन्म लिया था। उस सामने वाले कमरे में उसका चूड़ा कर्म हुआ था। जनेऊ के लिए हम उसे विंध्यवासिनी ले गए थे। उस शोकेस में आज भी उसके बाल्यकाल के निर्जीव खिलौने उसी तरह सजे हैं। उस कांच की शीशी में तुम्हारी सास जो उसके पहली बार उतरे रेशमी केश गुच्छों को सहज गई थी, उन्हें लाख चेष्टा करने पर भी मैं उसके फूल के साथ गंगा में प्रवाहित नहीं कर पाया। ऊपर धरे सूटकेस में अभी उसके स्कूल के ब्लेजर, कलम, दर्जनों कमीजें उसी सलीके से धरी हैं जैसे उसकी माँ संवार गई थी। कहीं पढ़ा था कि मनुष्य कभी किसी बीमारी से नहीं मरता, मरता है अतीत की स्मृतियों के बोझ से। रात को उसकी स्मृति के यही निर्जीव अवशेष अतृप्त प्रेतात्माओं की ही निष्ठुरता से मेरा कलेजा रौंदने लगते हैं। यदि मैं अब और यहाँ रहा तो पुत्र की ही भांति शायद उसकी लौह श्रृंखलाएं एक दिन मुझे भी जकड़ लेंगी। इसी से मैंने निश्चय किया है बेटी, हम इस स्मृतियों के मुर्दा अजायब घर को बेच बाज कहीं दूर चल देंगे। कैसी बात करते हैं आप पिताजी? मैं उनके उस अप्रत्याशित प्रस्ताव से बुरी तरह कांप उठी थी। कुछ ही महीनों की परिचिता उस मनहूस हवेली के प्रति मेरा मुंह आज भी वैसा ही बना रह गया है। उसके एक एक जंगले, एक एक सोपान, द्वार कपाटों की एक एक चिटकनी की खटखट सुनते ही मैं जान जाती थी कि कौन सा द्वार खुला है और कौन पट मुंदा। आधी रात को हवा के मदिर झोंके के साथ कभी कमरे में किसी दुसाहसी दस्युशाही घुस आया मैग्नोलिया का खुशबूदार भभका मुझे जगा देता। और एक पल को, मैं सच कहती हूँ बहन,
अनसुईया अपने ठंडे कांपते हाथों से मेरे दोनों हाथ जकड़कर कहने लगी। मुझे लगता वो पानी छपछपाता फिर गा रहा है, ए एने हैया ना कोर माँ रागजो जोबन्यू चालन्यू जशे। पसीना पसीना होकर मैं अंधेरे कमरे में थरथराती कांपती आंखें बंद कर लेती। उस लोमश चौड़ी नग्न छाती का विस्मृत स्पर्श एक बार फिर मेरे अश्रुसिक्त कपोलों को सहलाने लगता। घर की बुढ़िया नौकरानी रणियत बाई मेरे कमरे में ही सोती थी, फिर भी मैं सारी रात नहीं सो पाती। अनियमित निद्रा और आहार मुझे शरीर और मन से बुरी तरह तोड़ता चला जा रहा था। ये शायद मेरे स्नेहालु पिताजी ताड़ गए थे। पिताजी, आप क्या मेरी बात ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव कर रहे हैं? मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं बेटी, पिताजी का स्वर मुझसे भी अधिक दृढ़ था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसमें मेरा ही स्वार्थ अधिक है। तुम्हें अभी हमारे कुटिल समाज की ऋणात्मक मनोवृत्ति का अनुभव नहीं है। मेरा वैभव, तुम्हारी कच्ची उम्र का वैधव्य, तुम्हारा सौंदर्य कभी भी हम दोनों पर घातक हथगोला फेंक सकता है। ऐसा गोला मनुष्य को एक बार ही जलाकर उसके प्राण नहीं लेता, जीवन भर के लिए उसे विकृत कर तड़पने को छोड़ जाता है। अनु बेटी, समाज तो सगे भाई बहन के एकांतवास को भी कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। फिर दुर्भाग्य से मैं विधुर हूँ और तुम विधवा। एक दिन मैं क्रोध से कांपती बीच में ही टोक उठी थी। पिताजी, कोई भी ऐसी नीचता नहीं कर सकता, ये सब आपके मन का वहम है। काश ऐसा ही होता अनु बेटी। उनकी करुण हंसी में वर्षा स्नात हवा के झोंके की सी करुण आर्द्रता थी। कल बड़ी रात तक बाग में घूमता रहा। लौटा तो सोचा सागर पेशे का चक्कर लगाता चलूं। मैंने अपने कानों से सुना मेरे नमक हराम भृत्य मेरे ही गले पर छुरी फेर रहे थे। कह रहे थे, जानबूझकर ही तरडुए बुढ़े ने पागल लड़के को छत से ढकेल दिया, जिससे उम्र भर सुंदरी जवान बहू के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। पूरी जायदाद भी तो लिख दी है पाटन की पटरानी के नाम। मैं घुटनों में सिर डालकर सुबकने लगी थी। ओफ, कभी कितनी नीचता कर उठता है समाज। मरे सांप की आंखें कोसने में भी तो मनुष्य को कभी कैसा अनिर्वचनीय आनंद आने लगता है। पिताजी ने ही मेरी सिसकियों से कांपती पीठ को एक बार फिर सहलाया था। मत रो अनु, तेरे आंसू में देख नहीं पाता। मुझे और अपराधी मत बना बेटी। मैं जल्दी जितनी हो सकेगा तुझे इस घुटन भरे दूषित वातावरण से बाहर ले चलूंगा। मेरा विश्वास है कि नए आकाश के तले मनुष्य सदा एक नए जीवन का आरंभ कर सकता है। फिर पिताजी 8 ही दिन के भीतर कभी प्राणों से प्रिय अपनी उस हवेली को उसके एक एक स्मृति चिन्हों के साथ बेचबाज बिना किसी से कुछ कहे मुझे लेकर बंबई आ गए। वहीं उन्होंने मेरे लिए बुटीक खोल दी थी, इंद्रधनुष। अपने नाम को सार्थक करती मेरी वो दुकान 20-20 सेर की टेम्पल साड़ियों, औरंगाबादी, बनारसी, चंदेरी साड़ियों की मौलिक आभा से महीने भर में ही पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। बड़ौदा और सूरत की असली जरी, लखनऊ की कारचोबी बादला की सुनहली बूटियाँ एक से एक समृद्ध ग्राहिकाओं को वहाँ खींच लाती। और कभी कभार फिल्मी लगन खुलते तो मेरी तिजोरी को दुल्हन बनी चित्र तारिकाएं नोटों की गड्डियों से भर देती। अपनी सद्य वैधव्य दग्ध चित्त की जलन मैं अपने नए व्यवसाय की ख्यात के बीच प्रायः भूलने लगी थी। दुकान का सारा काम मैं ही संभालती थी। उधर घर का मोर्चा संभालते थे पिताजी, जो आज तक एकांत सेवा और योग साधना में निरत थे। उनके लिए ये एक नया अनुभव था। मुझे कभी कभी बड़ा दुख भी होता और मैं कहती, पिताजी, अपने रहते आपको ये सब करते देखती हूँ तो बड़ी ग्लानि होती है। पागल कहीं की, वे मुझे ही डपट कर रख देते। मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटा, निस्वार्थ रूप से जनसेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखना। जनसेवा ही तो है ये। मैं दुकान जाने लगती तो वे नाश्ते के डिब्बे में अचार की फांक से लेकर हरी मिर्च नमक रखना भी नहीं भूलते। शाम को थकी मांदी लौटती तो देखती कि मेरे वार्धक्य जर्जर ससुर गैस जलाकर मेरे लिए चाय बना रहे हैं। ओफ, कैसा कठोर प्रायश्चित कर रहे थे पिताजी। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कोई मित्र, ना कोई आत्मीय। मैं कई बार नौकर रखने के लिए कह चुकी थी, पर पिताजी डपट देते। नहीं, क्या ज़रूरत है नौकर रखने की। पढ़ती तो हो अखबारों में, आए दिन कभी कोई मालिक का गला घोंट कर भागता है, कोई मालकिन का। काम तो चल ही रहा है। फिर सच कहता हूँ अनु बेटी, नौकरों की भीड़ भड़ाक के बाद मुझे अब अपना ये स्वावलंबी जीवन बहुत अच्छा लगने लगा है। पर एक दिन मैं दुकान से लौटी तो मेरे साथ उस सांवली सलोनी किशोरी को देखकर पिताजी चौंक पड़े थे। पिताजी के पैर छू ही रहा, मैंने उसे स्नेहपूर्ण अधिकार से कहा, जैसे वो मेरी सगी छोटी बहन हो।
आज से ये मेरे ही नहीं तेरे भी पिताजी हैं, समझी? खूब मन लगाकर सेवा करना इनकी। हीरा लजाकर पैर छूने लपकी तो पिताजी ने पैर झिझक कर समेट लिए। आ चल, तुझे अपना कमरा दिखा दूं। आज से तू वहीं सोएगी। फिर उसे भीतर ही अपने कमरे की सफाई के जाल में उलझा मैं पिताजी के पास लौट आई और हंस हंस कर कहा, अपने दुस्साहसी कदम की भूमिका बांधने लगी। जेल की डॉक्टरनी नीला नागर मेरी पुरानी ग्राहिका थी। उन्हीं से मैं हीरा को मांग लाई थी। दुकान का काम बहुत बढ़ गया है पिताजी। भारी भारी साड़ियाँ दिखाते दिखाते मेरे पखौरे दुखने लगते हैं। बड़ी दुखियारी लड़की है बेचारी, कल ही छूटी है। कहाँ से छूटी है? पिताजी ने जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया था। जेल से, और कहाँ से छूटेगी पिताजी? मैंने बड़े यत्न से अपने स्नेहपूर्ण स्मित का जाल फैलाया, पर पिताजी के तने तेवर देखकर मैं स्वयं ही सहम गई थी। मेरे प्रज्ञान चक्षु ससुर क्या स्वयं ही योगबल से उस अभागी का अतीत जान गए थे? 14 वर्ष की अबोध बालिका थी। मैं फिर आंखें नीचे झुकाए उसका कलुषित अतीत ऐसे दोहराने लगी जैसे कोई सहमा बालक अपने कठोर शिक्षक की बेंत से सहमता कंठस्थ किया पाठ सुना रहा हो। विवाह हुआ था एक वृद्ध पागल से। दिन रात उसे पीटता था, नोचता था, घसोटता था। मेरी वाणी अब दुस्साहसी बनती वृद्ध पिताजी को पल पल पर आतंकित करती जा रही थी। ये तो मैं हीरा का नहीं, जैसे स्वयं अपना अभिशप्त अतीत दोहराती उनसे दया की भीख मांग रही थी। कई रातों से बेचारी सो भी नहीं पाई थी। एक दिन भूखी प्यासी उसारे में ही पसर गई। सहसा पति के विकट उन्मत्त अट्टहास ने इसे चौंका कर जगा दिया। दोनों हाथों को साधता वो इसका गला घोंटने बढ़ा आ रहा था। इस अभागी को बचाने न वहाँ सास थी, न ससुर, न देवर, न जेठ। सब मेला देखने गए थे। पगला धीरे धीरे दांत किटकिटाता अपने पुष्ट हाथों का फंदा इसके गले में डालने पड़ा और इसने वहीं पर धरी नई दराती खींचकर मार दी। ठीक गर्दन पर ही लगी और नस कट गई। 3 घंटे में इसे अपने उन्मत्त सहचर से सदा के लिए मुक्ति मिल गई, पर मूल्य चुकाना पड़ा आजन्म कारावास का दंड स्वीकार कर। पहले भेजी गई नासिक जेल, फिर नागपुर। अपने सौम्य आचरण से स्वयं ही कठिन दंड का घेरा काटती वो गांधी शताब्दी में एक बार फिर बंधन की चार दीवारी से बाहर निकल आई। इसके मायके ससुराल को चिट्ठियां भेजी गईं, पर कोई भी लेने नहीं आया और अंत में मैं ही कल रुक्का लिखकर इसे ले आई। कैसा आश्चर्य है कि ठीक मेरे ही से जीवन की पुनरावृत्ति विधाता ने इस अभाग्नि के जीवन में भी कर दी है। तुमने ये क्या किया अनु? एक पति हंता को मैं कभी भी अपने घर में रखने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी के ललाट की झुर्रियां पसीने की बूंदों से और भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं। ईमानदारी से देखा जाए पिताजी, तो मैं भी पतिहंता हूँ। क्या मेरे ही कारण आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई? किसी वाचाल चतुर वकील की भांति अपने दुर्बल पक्ष को भी अपने मुखर दलील से पुष्ट बनाती मैं पग पग पर अपने दुर्बल ससुर को पराजित करती चली आ रही थी। तुम्हारी इच्छा बेटी। पिताजी ने फिर एकदम ही हथियार डाल दिए थे। पर जानबूझकर भी मक्खी ने गलना क्या तुमसी बुद्धिमती को शोभा देता है? मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था अनु, तुम्हारे किसी भी निर्णय पर मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम आज भी उतनी ही स्वतंत्र हो, पर मुझे तुम्हारा इस अनजानी अपराधिनी को ऐसे घर में लाना अच्छा नहीं लगा बेटी। फिर भी मैं उसे जीवन भर अपना आश्रय देने का निर्णय ले चुकी थी। कुछ दिनों तक पिताजी और मेरे बीच एक अजीब तनाव की दीवार सी खिंच गई। पिताजी का अध्ययन हीरा के अनाधिकार प्रवेश के साथ गहन से गहनतर होता चला गया। लौटती तो देखती पिताजी जानबूझकर इस शॉल से चेहरा ढाँप ढूंप कर लेट गए हैं। हीरा बेचारी भी सहमी सहमी काम में लगी रहती। उसकी फुर्ती सुघड़ सलीका देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाती। मैंने उसे जेल में ही देखा था। ऊंची बंधी एक अंगुल कन्नी की मोटी धोती, आकारहीन चोली में उसका यौवन जैसे अब तक किसी मदारी के जीर्ण कतरी में छिपे नए नए पकड़े नए नाग शाही घातक कुंडली में मुंडी दुबकाए बैठा था। मुक्त होते ही अब वो फन उठाए किसी भी दुसाहसी दर्शक को सहमा सकता था। फिर तो उस बित्ते भर की छोकरी ने नए परिवेश के नए लटकों को ग्रहण करने में जैसी तत्परता दिखाई, वो शायद कोई पढ़ी लिखी सीखी मॉडल भी नहीं दिखा सकती थी। मेरी बुटीक आधुनिका श्रृंगारिकाओं की प्रिय क्रीड़ा स्थली थी। आए दिन वहाँ बम्बई की उर्वशियों का मेला सा जुटता रहता। उनकी नई से नई वेशभूषा, चाल ढाल, हंसी कटाक्ष हीरा देखते ही देखते अपनी विलक्षण स्मृति के कीलक से गाड़ कर रख देती और उसकी सूरज की आश्चर्यजनक प्रगति मुझे स्तब्ध कर उठती। कभी कभी वो मेरे साथ दुकान चलने को तैयार होकर आती तो मैं सच कह रही हूँ बहन, एक विचित्र सी हीन भावना मुझे पल भर को खिन्न कर जाती।
न सूरत न शक्ल, पर फिर भी लापरवाही से उसकी आंचल की स्मर ध्वजा सी फहराने की भंगिमा, परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, जूड़े पर लगा बेले का दक्षिणी गजरा, सुडौल मराल ग्रीवा में काले डोर से बंधी सोने की तजबिजिया, छंदमयी गति और बंकिम स्मित देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि 4 महीने पूर्व वो समाज पर त्यक्तता किसी भयानक बिरादरी की सदस्या रही होगी। मेरी ग्राहिकाओं में से कोई उसके सुडौल चिबुक पर गुदे गोंदने पर मुग्ध थी, तो कोई उसके उजले दांतों की चमक पर। बातों के छल्ले सजाने में वो चतुरा चिलबिली किसी भी सुप्रसिद्ध डिपार्टमेंट स्टोर के सीखे पढ़े सेल्समैन को चूरन चटा सकती थी। मेरी ग्राहिकाओं में सब सुंदरी षोडशियाँ ही आती थीं, ऐसी बात नहीं थी। कभी कभी धन कुबेर सेठों की ऐसी ऐसी करदय विराट काया सेठानियाँ धमकती थीं कि मेरी बुटीक की सर्वश्रेष्ठ साड़ी भी उनके अंग से लगते ही म्लान हो जाती। बार बार जब उन्हें दर्पण दिखा, उन्हें रिझाने की मेरी चेष्टा व्यर्थ हो जाती और दुशासन के खींचे गए चीर की भांति साड़ियों का अशेष अंबार लगा मैं पूरी तरह हाँफने लगती, तो हीरा लपक कर पल भर में विषम स्थिति संभाल लेती। देखिए भाई साहब, वो हंस हंस कर कहती, क्या गजब का कंट्रास्ट है और क्या बढ़िया आंचल। फिर वो चपला श्यामा एक शोक साड़ी के पल्लू से अपनी सुराहीदार ग्रीवा लपेटकर अपने उजले दांतों की विद्युत छटा से खरीदने वाले को मोह लेती। मेरी बुद्धि में तो ये सूझ आई ही नहीं थी। उन भीमोदरा सेठानियों की 42 इंची कटियों में साड़ी लपेटती तो यही लगता कि किसी मर्सिडीज ट्रक को साड़ी लपेट रही हूँ। मैं तो सांवली हूँ। फिर वो दुष्टा काउंटर में अपना तुरुप का अंतिम पत्ता फेंक सौदा पटा लेती। आप तो इतनी गोरी हैं मेम साहब, आप पर तो ये रंग और फबेगा। जब संतुष्ट ग्राहिका दामी पैकेट सहित विदा होती, तो वो मेरी ओर देख गर्वोल्लास से मुस्कुराती। आपको अभी सौदा करना नहीं आता अनुबेन? ऐसी ऐसी भैंसें साड़ी खरीदने आए तो उन्हें ही साड़ी लपेट कर दर्पण मत दिखलाइए। इसी से तो साड़ी के लाल रंग से भैंस बिदकी जा रही थी। अरे अपने ही को उस साड़ी में लपेट कर उसके सामने खड़ी हो जाती तो अब तक साड़ी यूं चुटकियों में बिक जाती। उसने हंसकर चुटकी बजाई और फिर मशीनी गति से उलझी साड़ियों की गट्ठी को बड़े धैर्य से सुलझा सुलझा कर तहाने लगी। हीरा धीरे धीरे मेरे नीरस जीवन का एक सरस अंग बनती जा रही थी। पहले मेरे नाश्तेदान के आयोजन में एक नीरस औपचारिकता का ही अस्तित्व रहता था। कभी सैंडविच, कभी पराठे सब्जी और एकादशी के दिन तो केवल फलाहार। पर जब से मेरी नवीन सेविका आई, वो उसी नाश्तेदान में ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन भरकर लाने लगी कि वर्षों बाद मेरी अब तक अवश पड़ी सात्विकी उदासीना जिह्वा भी चटकारे लेने लगी। ईरानी होटल के पीछे एक भैया चाट का खोमचा लगाता है अनुबेन। क्या बढ़िया पानी के बताशे बनाता है, कहिए तो भाग कर ले आऊं। प्रस्ताव के साथ ही उसकी शरबती आंखें पानी के बताशों से ही चटपटे रस की छलक से छलकने लगती। मैंने उसे संदेह से घूरा। क्यों री हीरा, तू इस चाट वाले को कहाँ से जानने लगी? जब से मेरे साथ आई है, मैंने तो तुझे आंखों की पलकों में मूंद कर ही रखा है। फिर ये भैया तुझे कहाँ मिल गया? ओ अनुबेन, वो गर्दन पीछे फेंक खिलखिलाकर हंस उठी। हंसने की उसकी सर्वथा मौलिक मोहक भंगिमा थी। इसकी बहन जो हमारे साथ थी, कहाँ? मैंने अब और भी कठोर स्वर में पूछा। अरे वहीं जेल में, और कहाँ। उसको भी मेरी ही जैसी सजा थी अनुबेन, कत्ल की। अपने आदमी को उसने भी मारा था, पर गंडासे से नहीं, अचार के तेल में अफीम चटा दी थी। फिर हीरा ने ऐसी दूधियां हंसी में अपने नन्हे अधर फैला दिए कि मैं चाहने पर भी उसे डपट नहीं सकी। पति को गंडासे से मारने और विषपान से मारने में हीरा की दृष्टि में अंतर उतना ही था जितना बकरे को झटके से मारने या हलाल से मारने में होता है। देख हीरा, मेरा स्वर फिर क्रोध की तरंगों से कांपने लगा। तुझे मैंने लाख बार समझाया है कि तू अब अपनी पिछली जिंदगी की किसी भी घटना को न याद करेगी न मुझे कराएगी। उस छोटी बदनाम बस्ती में अब तेरा क्या रिश्ता? खबरदार जो तू कभी उस दुकान पर गई। हाय दैया, हीरा ने अपनी तर्जनी अंदाज से ठोड़ी के गोदने पर टिका दी, जैसे किसी फिल्मी शूटिंग का पूर्वाभ्यास कर रही हो। हम कब गई उसकी दुकान पर जो जाएंगी? वो तो खुद ही छुट्टी वाले दिन अपनी बहन से मिलने खोमचा लेकर जेल आता और हम सबको एक एक दोना थमा जाता था। तेरी नीयत चाट पर ऐसी ही फिसली है। मैं अब थोड़ा नरम पड़ गई। तो चल, तुझे कल ही चौपाटी ले जाकर गले तक चाट ठुसा दूंगी। उसने लज्जित होकर गर्दन झुका दी और अपनी डबडबाई आंखों के आंसू को गुटकने की व्यर्थ चेष्टा करने लगी। मुझे उन पर तरस भी आने लगा
उम्र ही क्या थी अभागी की। जीवन के 18 वर्षों ही में तो उसने स्वर्ग नरक सब भुगत लिया था। उस दिन तो वो उदास रही, न नित्य की भांति रात तक चहकी न हंसी, पर दूसरे ही दिन फिर अपनी स्वाभाविक चपलता में लौट आई। मैं उसे मनाने ही फिर दुकान से सीधी चौपाटी लेती गई। पानी सहित पानी बताशों से अपने गाल फुलाती वो बार बार मेरी ओर ऐसी निरीह कृतज्ञता से देखने लगी कि मेरी आंखें छलछला उठी थीं। जानती हैं अनूबेन, जब मैं फैजाबाद पहली बार गई, फिर वो सहसा स्वयं ही मेरे पिछले दिन की दी हुई चेतावनी का स्मरण कर चुप हो गई। फैजाबाद में उसकी ससुराल थी, वहीं उसने वो जघन्य हत्या भी की थी। हाँ हाँ कहती क्यों नहीं। मैंने हंसकर बड़े लाड़ दुलार से उसे उकसाया। इस बार कुछ नहीं कहूँगी, क्या हुआ था फैजाबाद में। हाथ का छठा दूना फेंक उसने महातृप्ति से अपने रसीले अधर पूछे। उस बार नई नई गौना होकर आई तो छोटी ननद हमें गुड़िया का मेला दिखाने ले गई। उस बार हम दोनों में पानी के बताशे खाने की बाजी लगी थी और तूने ननद को हरा दिया था। क्यों, मैंने हंसकर कहा। हाय भैया, आपसे किसने कहा। उसके चिंबुकांकित त्रिकोणी गोदने में अटकी बताशे की एक चूर कमल पत्र पर टलटल हिलते जलबिंदु की ही भांति मुझे मुग्ध कर उठी थी। आरंभ से अंत तक वो अभिनय कुशला नटिनी क्या अपने बहुरूपी व्यक्तित्व से मुझे छलती ही रही। क्यों उसके हृदय की मलिनता की एक भी कुटिल रेखा उसके चिकने चुपड़े चेहरे पर नहीं उभरी। जाने के दिन तक शरबती मस्त आंखों में माँ की गोद में किलकते शिशु की सी निर्दोष चावनी मुझे निरंतर मूर्ख बनाती रही बहन। फिर एक दिन एक विकट समस्या मेरे सम्मुख आ गई। मेरी एक समृद्ध पुरानी ग्राहिका अचानक एक व्यवसायी के प्रेम में पड़कर परिपक्व वयस्क में अपना विवाह रचा रही थी। अपने भावी ट्रूसो संवारने का काम उसने मुझे ही सौंपा था। वो स्वयं एक ख्याति प्राप्त फिल्म तारिका थी। उधर नौशा भी उसी की टक्कर का सुविख्यात व्यवसायी था। इसी से ट्रूसो के लिए जैसी जैसी भारी साड़ियों का ऑर्डर मुझे मिला था, उसे जुटाने के लिए मेरी दक्षिण यात्रा एकदम अनिवार्य हो उठी थी। वैसे भी प्रत्येक वर्ष मैं दक्षिण यात्रा पर निकल सीधे लूम से उठाकर साड़ियाँ ला अपनी बुटीक संवारती थी। इसी से मेरी साड़ियों में सीधे तंदूर से निकली तंदूरी रोटियों की सी सौंधी मिठास रहती। पर इस बार फरजाना बेग ने एक साथ 5 टेम्पल साड़ियाँ मांगी थीं। चिंता एक ही थी, पिताजी को किसके पास छोड़ूं। आज तक जब कभी जाती मेरी प्रतिवेशनी रबिया बेन पिताजी की ऐसी देखभाल करती कि मैं निश्चिंत होकर घूम घाम यत्न से साड़ियों का मोल भाव करती रहती। मेरी उस खोजा मुस्लिम सखी पर पिताजी का भी अनन्य स्नेह था। दिन रात इबादत में डूबी सुमिरनी फेरती उस संस्कार परायणा विधवा युवती के वैधव्य ने उसके गंभीर चेहरे को एक अनोखी पवित्र आभा से मंडित कर दिया था। मेरे दुर्भाग्य से एक वर्ष पूर्व वो भी अपने राजदूत भाई के पास विदेश चली गई थी। हमारे आसपास के पड़ोसी हमारे लिए होकर भी नहीं के बराबर थे। फिर पिताजी को एक बार दिल का भयानक दौरा भी पड़ चुका था। डॉक्टर ने मुझे एकांत में बुलाकर बार बार चेतावनी दी थी कि मैं उन्हें कभी अकेला न छोड़ूं। कुछ ही दिन बाहर रहने की बात होती तो शायद मैं इतनी चिंतित न होती, पर जैसे आंचल रंग और कारचोबी की मांग मेरी ग्राहिका ने की थी, उसके लिए मुझे पूरे दक्षिण का परिभ्रमण करना होगा, यह भी मैं जान गई थी। एक दिन बड़े साहस से मैं पिताजी के कमरे में गई। जैसे भी होगा उन्हें अपनी अनिवार्य यात्रा की सूचना से अवगत करा। मैं उनसे हीरा की सेवा स्वीकार करने का वचन लेकर ही रहूंगी। अब तक मेरे लाख कहने पर भी पिताजी ने उसका स्पर्श किया भोजन ग्रहण नहीं किया था। मैं पहुंची और सहसा देहरी पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। कंबल से ढकी उनकी अचल देह देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। डेंचर उतार कर उन्होंने सिरहाने की मेज पर कांच के गिलास में धर दिया था। चश्मा उतारने से उनका सिकुड़ा सहस्र झुर्रियों से भरा चिपका चेहरा, धसी आंखें और चिड़िया का सा खुला पोपला मुंह देख मुझे अजीब दहशत सी हो गई थी। हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इन्हें। पहली बार मुझे उन पर अपनी निरीह निर्भरता का बोध हुआ। इतने वर्षों से मैं किसी उदार वट वृक्ष के विराट तने से लिपटी लता की ही भांति स्वयं अपना अस्तित्व भूल बिसर गई थी। ठीक भी तो था। मेरे लिए तो माता पिता सास ससुर संतान आत्मियों के सारे रिश्ते केवल पिताजी तक ही सीमित रह गए थे। पिताजी, मैं एक प्रकार से चीखी पड़ी थी। क्या हुआ अनु बेटी, वे हड़बड़ा कर उठ बैठे और मैं भागकर उनके पैरों में सिर रखकर सुबकने लगी थी। क्या हुआ अनु, रो क्यों रही हो ऐसे। वे जितनी बार मेरी पीठ पर हाथ फेरते उतनी बार उनका स्नेह विगलित कंठस्वर मुझे और भी विवश बना सिसकियों से मेरी देह तोड़कर रख देता।
बड़ी देर बाद मैं तटस्थ हुई। मैंने रुमाल से आंखें पोंछी और हंसने की चेष्टा की। पिताजी, आप गहरी नींद में ऐसे लग रहे थे जैसे जैसे मैं सहसा सहम कर रुक गई। जो कहना चाह रही थी वो कहती भी कैसे? पर पिताजी सब समझ गए। जैसे मैं मर गया हूँ, क्यों? अब वे ठठाकर हंस पड़े। ओ, डरा दिया मैंने तुझे अनु। पिताजी, अब मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इस बार साड़ियाँ लेने को जल्दी ही जाना होगा। फरजाना बेग का विवाह है ना, बड़ा तगड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, सोचती हूँ कल चल दूँ। तो चली जाना अनु, मैंने क्या कभी तुझे आज तक कहीं जाने से रोका है? पिताजी आश्चर्य से मेरी ओर देखकर कहने लगे, क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं है तेरी? कैसी बात करते हैं पिताजी, मैंने उनको झुंझला कर ही कहा था। अपनी तबीयत की नहीं, आपकी तबीयत की मुझे चिंता सता रही है। आपको इस बार अकेले कैसे छोड़ूंगी? पिछले साल तो रबिया बेन थी। क्यों, मैं क्या कोई बच्चा हूँ? चिंता तो मुझे तेरी होनी चाहिए। इतनी दूर हर साल इधर उधर भटकती है। ओह, समझा मेरे दिल के दौरों से घबरा रही है क्या? पर निश्चिंत होकर जा अनु बेटी, इतनी बात मेरी गांठ बांध ले। जो मरीज एक बार दिल के जबरदस्त दौरे को झेल लेता है, उसे फिर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा दौरा दिल को और मजबूत बना जाता है। मैं जब भी मरूंगा दिल का दौरा मेरे प्राण नहीं लेगा अनु। कैसी अद्भुत भविष्यवाणी की थी पिताजी ने। फिर मैंने उन्हें अंत तक मना ही लिया। जैसे भी हो, उन्हें हीरा की सेवा स्वीकारनी ही होगी। आपका दृष्टिकोण मेरे लिए हमेशा ऐसा उदार रहा पिताजी। मैं उनके सम्मुख तनकर खड़ी पटापट मुंह लगी बुढ़ापे की इकलौती संतान की भांति बहस करने लगी। एक बार का अपराधी जीवन भर का अपराधी बना रहा है, यह मैं नहीं मानती। हीरा ने जो भी किया हृदय की कुटिलता से प्रेरित होकर नहीं किया। परिस्थितियां ही उसे अपराधिनी बना गईं। आप कहते हैं ना कि अनु, तू मेरे पूर्व जन्म की बेटी है, तो समझ लीजिए आपके पूर्व जन्म की एक नहीं दो बेटियां हैं, अनु और हीरा। मेरी इस अंतिम लाड़ दुलार भरी दलील ने उन्हें जीत लिया और इस बार अनेक तर्क वितर्कों से उन्हें पराजित कर मैं हीरा को अपने संत ससुर की कांपती अंगुलियां थमाकर दौरे पर निकल गई। इधर उधर भटकते मुझे पूरा महीना बीत गया। लौटने लगी तो बहुमूल्य साड़ियों के साथ हीरा के लिए भी एक गहरे लाल रंग की भड़कीली साड़ी ले ली। मैं जानती थी कि उसे ये शोक रंग बेहद पसंद है। पिताजी के लिए भी मैंने उस बार एक बहुमूल्य उपहार खरीद लिया। उस चौकोर नीलम की अंगूठी की मुझे तगड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पर किसी ज्योतिषी ने पिताजी को एक बार चेतावनी दी थी कि उनकी कुंडली की मारक दशा को खदेड़ने के लिए उनके लिए नीलम पहनना अनिवार्य था। मैं अपने पहुंचने का तार पहले ही दे चुकी थी। प्रत्येक बार की भांति पिताजी इस बार भी मुझे लेने स्टेशन आए थे और उनके साथ हीरा भी आई है। ये देखकर मैं खिल गई। ओह, तो पिताजी, आपने अपने पूर्व जन्म की इस दूसरी कुलच्छनी बेटी को भी आखिर स्वीकार कर ही लिया? मैंने हंसकर उनके पैर छुए, फिर हीरा को खींचकर छाती से लगा लिया। शाबाश हीरा, मैंने उसकी पीठ ठोकी। लगता है पिताजी की सेवा में तूने मुझे भी हरा दिया है। इतना अच्छा स्वास्थ्य तो मैंने आपका कभी नहीं देखा पिताजी। सचमुच ही पिताजी के वयस के जैसे 10 वर्ष एक साथ पीछे सरक गए थे। वो बंद गले का सफ़ेद लंबा कोट, सफ़ेद धोती, वही काली टोपी और चांदी की मूठ की छड़ी। चेहरे की एक एक झुर्री पर जैसे किसी ने पानी के छींटे मार भारी लोहा फेर दिया था। पिताजी की इकहरी देह को जो छड़ी आज तक संग संग सहारा देती चलती थी, वो आज स्वयं उस इकहरी देह का सहारा लिए चली जा रही थी। किसी अवलंब के लिए आज उस छड़ी का अस्तित्व नहीं था। वो साथ चल रही थी केवल आभरण बनकर। घर पहुंचते ही मैंने अपने उपहार निकालकर उन दोनों को थमा दिए। तो जहां हीरा महा आनंद से उछलती कूदती और उसी क्षण साड़ी पहने भाग गई, पिताजी मखमली डिबिया हाथ ही में थामे न जाने किस सोच में डूब कर रह गए। देख क्या रहे हैं पिताजी, खोलकर पहनिए ना, आपकी गृह दशा इसी क्षण करवट बदल लेगी। मैंने लपक कर डिबिया का ढकना खोल दिया। उन्होंने फिर शायद मेरा मन रखने को ही अंगूठी निकाल कर पहन ली। बहुत बढ़िया नीलम है अनु, उन्होंने अपनी अनुभवी पारखी दृष्टि की कसौटी में उसे कसकर परख लिया था। जानते हैं जौहरी क्या कह रहा था पिताजी? मैं तो उत्साह से नीलम की प्रशंसा करने लगी। कह रहा था, संतान, वैभव, सुख सब देने वाला है नीलम, एकदम कामधेनु। पिताजी एकाएक गंभीर हो गए। तू कितनी भोली है अनु, मेरी उम्र क्या अब संतान, वैभव और सुख की उम्र है? नीलम बड़ा उग्र पत्थर होता है बेटी, देने लगा तो सब कुछ दे देगा और लेने पर उतर आया तो पथ का भिखारी बनाकर रख देगा। उधर लाल साड़ी का आंचल फैला दर्पण के सम्मुख खड़ी हीरा स्वयं अपने ही प्रतिबिंब की लाख लाख बलैयां ले रही थी। लेती भी क्यों नहीं,
यह तो उसके जीवन की पहली रेशमी साड़ी थी। मैंने जब उसे फरजानी बेग की दामी साड़ियाँ दिखाईं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय दैया, कितने की हैं अनुबेन? 1500 की एक साड़ी। हाय, इतने में तो आजकल भी 4 तोला सोना तुल जाता है। दूसरे दिन जब मैं साड़ियाँ लेकर दुकान जाने लगी तो उसने टोक दिया, इन्हें वहाँ मत ले जाना अनु बहन, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। आप जब नहा रही थी तो फरजाना बीबी का फ़ोन आया था। वो शूटिंग पे बाहर जा रही हैं, शाम को लौटेंगी तो घर ही से साड़ियाँ ले लेंगी। मैंने सेफ में ही साड़ियाँ रख दी और हीरा को लेकर काम पर निकल गई। उस दिन महीने भर से बंद दुकान की सफाई में हम दोनों घंटों जुटी रहीं। अचानक हीरा बोली, अनु बेन, मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा है, अगर आप कहें तो मैं घर चली जाऊं। बदन टूट रहा है, लगता है जूड़ी चढ़ेगी। अरे पहले क्यों नहीं कहा? जा पिताजी से कहना फरजाना बीबी आए तो सेफ में धरी साड़ियाँ देकर रसीद लेना न भूलें। मुझे आज इनकम टैक्स के कागज़ बनवाने बरवे साहब के पास जाना है, लौटने में देर होगी। मुझे उस दिन देर ही नहीं, बड़ी अबेर हो गई थी। घर पहुंची तो नीलम अपनी असलियत का प्रमाण दे चुका था। फ्लैट पर पड़ा बड़ा ताला देखते ही मैं चौंक उठी। वैसे मेरे पर्स में हमेशा फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी रहती थी, पर आज तक कभी उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ताला खोलकर भीतर गई तो न जाने किस आशंका से प्रेरित होकर सीधे सेफ की ओर भागी। सेफ की चाबी उसी में झूल रही थी, किंतु वो आज उतना ही रिक्त था जितना तब था जब मैं उसे खरीद कर फ्लैट में लाई थी। पहले मैंने फरजाना को फ़ोन किया, आपको अपनी साड़ियाँ कैसी लगीं मिस बेग? मैंने अपने कांपते कलेजे और चक्कर खाते मस्तिष्क को यथासाध्य संयत कर हंस हंस कर पूछा, साड़ियाँ? व्हाट डू यू मीन? मैं तो आपके बुटीक पर समय से ही पहुंची थी मिसेस कापड़िया, पर आप तो आज 4 बजे दुकान बंद करके चली गई थी। मैंने कहा था ना कि मैं ठीक 5 बजे दुकान से साड़ियाँ लूँगी। स्वर की तीखी झुंझलाहट फ़ोन के आले को भी खनखना गई। पर आपने तो हीरा से कहा था कि आप मेरे फ्लैट से ही साड़ियाँ कलेक्ट कर लेंगी। मैं अब बुरी तरह हकला रही थी। ओ मिसेस कापड़िया, तब तो आप ही का दिमाग फिर गया है या मेरा? मैं भला दोबारा फ़ोन क्यों करने लगी? कल रात ही तो आपसे बात हुई थी। आई एम सॉरी मिस बेग, आई थिंक आई हैव बीन ड्यूप्ड। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन नीचे रख दिया। ना जाने कब तक मैं हाथ पर हाथ धरे बुत सी बैठी रही, फिर साहस कर उठी। पिताजी के कमरे की ओर जाने लगी तो ना जाने किस आशंका से दोनों पैर कांपने लगे। क्या पता घाघ छोकरी एक बार फिर सदे हाथ की सफाई दिखा गई हो। क्या पता बिस्तर पर उनकी खून से लथपथ लाश ही मुझे मिले। नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं पागलों की भांति स्वयं ही बड़बड़ाती पिताजी के कमरे की ओर लपकी और भागकर बत्ती जला दी। पलंग खाली था। मेज पर धरे कांच के गिलास में ना डेंचर था, ना नियत स्थान पर चश्मा। मैं रहस्य में उलझी खड़ी ही थी कि सहसा अपने नाम लिखे लिफाफे पर मेरी दृष्टि पड़ी। पिताजी की कांपती लिखावट ही तो थी, बेटी अनु, केवल 2 शब्द लिखकर ही तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इस वयस में मुझे इस निर्दोष किशोरी का पावन प्रेम मिला। ये मेरे प्रभु का प्रभुत दान है। अनु, ये कहती है मेरे बिना अब इसके जीवन का एक पल भी सार्थक नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे लेकर अब तेरी छत के नीचे हम दोनों का रहना ना उचित है ना वांछनीय है। ईश्वर तुझे सुखी रखे। तेरा सब कुछ तुझे ही दे गया हूँ। अपना सामान कुछ साथ ले गया हूँ, वो भी अपने लिए नहीं, इसके लिए। तेरे शेयर, पासबुक, सब कुछ तुझे पहले ही सौंप चुका था। तेरा पिता। मैं क्रोध से बौरा गई। क्या हो गया था पिताजी को? कहाँ वो 18 वर्ष की कंजरिन छोकरी, कहाँ गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति करसन दास भोगीदास कापड़िया, आसन्न मृत्यु वर्षों से जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मोतियाबिंद से लगभग अंधी हो चली आंखें, पोपला मुंह और चेहरे पर वयस की झुर्रियों का जाल। कैसे विश्वास कर सके वे इस छोकरी का? विवेकशील पुरुष को कभी कभी नारी अपनी नन्ही तर्जनी पर कैसे नचा सकती है? इसका अनुभव जीवन में पहली बार मुझे हुआ बहन। जो छोकरी मुझे ही छल गई, जिसने उसके कारागार की कालिमा को रगड़ रगड़ कर अमानवीय धैर्य से रगड़ उसकी मलिन त्वचा को भी निखार कर रख दिया था, वो क्या पिताजी को छोड़ देगी? पिताजी जो अपना सामान्य सामान ले जाने की बात लिख गए थे वो निश्चय ही सामान्य नहीं था, पर मैं कर ही क्या सकती थी? पिताजी ने ना अपना पता ठिकाना दिया था, ना मेरा कुछ लेकर ही गए थे। ले गए थे मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सुख चैन, मेरे चित्त की सुख शांति और मेरे नीरस जीवन का एकमात्र अवलंब, स्वयं अपना स्नेहमय संरक्षण। किंतु इसमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसकी रपट लिखने में संसार का कोई भी थाना तत्परता दिखाता। यदि ऐसा संभव होता
तो आज क्या फिर संसार के समस्त बही खाते भी ऐसे असंख्य रपटे लिख पाने में समर्थ हो पाते? 3-4 दिन तक मैं चुपचाप घर ही में पड़ी रही। जीवन में पहली बार मुझे लगा कि मनुष्य का एकांत ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। यदि मेरी प्रतिवेशी या मेरे मित्रों की संख्या विस्तृत होती तो क्या उस दिन उतनी बड़ी लज्जा, अपना उतना बड़ा दुर्भाग्य मैं समाज से छिपा सकती? चौथे दिन मैं नित्य की भांति काम पर निकल गई। स्वयं मेरी कर्तव्यपरायणता ने ही मेरा हाथ थाम लिया। फरजाना बेग की साड़ियाँ फिर से जुटाने मैं फिर हवाई यात्रा पर निकल गई। जिस अनजाने आकाश में मैं उड़ती चली जा रही थी, वो ना हीरा को पहचानता था, ना करसनदास कापड़िया को, ना अभागिनी अनसुया को। इसी तरह 2 महीने निकल गए। लौटते मैंने अपना फ्लैट बदल लिया। पुराने फ्लैट की हर दीवार के चूने गारे में बसी अतीत की स्मृतियाँ मेरे लिए असह्य हो उठी थीं। एक बार सोचा डॉक्टर नागर के पास जाकर सब कुछ उगल आऊं, पर फिर उन्हीं की चेतावनी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। जब उस छोकरी को जिद कर साथ लाने गई थी तो उन्होंने मुझे एकांत में स्नेहपगी सीख दी थी। 8 वर्षों से इस जेल की नब्जों को देख रही हूँ अनु। मेरा कहना मान, इसे मत ले जा। इस कोयले की कोठरी की कालिक बड़ी पक्की होती है, समझी? पर कहाँ समझी थी मैं? समझी तो तब जब चिड़िया खेत चुगकर ही नहीं, उजाड़ कर पंख पसार चुकी थी। घोर अशांति में मेरे 3 महीने कट गए। डाक वाला आता तो कांप जाती, तार वाला दिखता तो हाथ पैर थरथराने लगते। क्या पता पिताजी का ही कोई दुस्संवाद हो। मेरी अंतर चेतना व्यर्थ ही मन के द्वार नहीं खटखटा रही थी बहन। एक दिन उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी बुटीक में ही आ गए। मिसेज अनसुया कापड़िया आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। मैंने कांपते हाथों से काउंटर की सतह थाम ली। करसनदास कापड़िया आपके कोई आत्मीय थे क्या? मतलब थे क्यों? क्या वे? मैं लगभग चीख सी पड़ी थी। आई एम सॉरी मिसेस कापड़िया, पर कल बनारस में रहस्यमय ढंग से उनकी हत्या कर दी गई। पिछले बुधवार को एक होटल में एक युवती के साथ डबल सीटेड रूम लेकर रहने आए थे। परसों बड़ी रात तक दोनों सारनाथ घूम कर लौटे। कल सुबह द्वार खटखटाने पर भी जब किसी ने नहीं खोला तो तोड़ दिया गया। उनके साथ की युवती लापता थी और खून से लथपथ उनकी लाश पलंग पर पड़ी थी। लगता था हत्या में किसी दूसरे व्यक्ति का भी हाथ था। उनकी एक डायरी में आपका पता मिला, इसी से हम आपको लेने आए हैं। आपको ही हमारे साथ चलकर उस लाश की शिनाख्त करनी होगी। मैं फिर उसी दिन की फ्लाइट से उनके साथ बनारस गई। बर्फ की विराट सिल्ली में धरी उनकी निर्जीव देह को देखकर मैं एकदम ही विवल होकर टूट पड़ी थी बहन। जिसने इतने वर्षों तक मुझे अपने स्नेह की छाया में ढांक मुझे माँ का वात्सल्य और पिता का संरक्षण दिया, वो आज ऐसा असहाय पड़ा था। ठीक उसी दिन की भांति डेंचरहीन पोपला मुंह मृत पक्षी के चंचुसा आज भी खुला था। तब मैं पिताजी कहकर चीखी थी तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। क्या हुआ हनु बेटी, क्यों रो रही है ऐसे? पर आज जब मैं पिताजी कहकर चीखी तो मुझे पीठ पर हाथ फेर कर ढांढस बंधाने वाला कोई भी नहीं था। अनुसुया उसी शिवालय में बैठी, शायद सहसा मिली मेरी मैत्री का अवलंब था, उसी विवशता से विचलित हो उठी। उसके कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती उसका आंचल भिगोने लगी। मंदिर के पट खुल गए थे। कुछ दर्शनार्थी महिलाएं हम दोनों को घूर घूर कर देख रही थीं। विक्षिप्त सी अनसुया किसी शून्य क्षितिज को निहारती बिना आंसू ही बोलती चली जा रही थी। आसपास की घूरती भीड़ की कौतूहली दृष्टि जैसे उसका स्पर्श भी नहीं कर रही थी। मैंने उसे फिर हाथ पकड़ पिछवाड़े की ओट में खींच लिया था। मंदिर का घंटा बजा और उसने सहसा चैतन्य होकर पर्स से रुमाल निकाला, आंखें पोंछी और फिर कहने लगी, हाँ मैंने कहा, यही करसनदास भोगीदास कापड़ियाँ हैं, मेरे ससुर। इनके साथ की युवती का नाम हीरा है। वो एक बार पहले भी हत्या कर चुकी है। दिन भर बयान लिखवाने में ही बीत गया। उनकी अंत्येष्टि का दुरूह भार भी फिर मेरे ही दुर्बल कंधों पर आ गिरा। बहू होकर भी मैंने बेटे का कर्तव्य भार निभाया बहन। मैंने ही उन्हें मुखाग्नि दी। चटकती चिता के अजले अंगारों को मैं न जाने कब तक देखती रही। कभी पिताजी कहा करते थे, अनु बेटी, गुजराती की कहावत सुनी है तूने? सूरत नू जमण ने काशी नू मरण। सूरत का खाना और काशी की मृत्यु, ये सौभाग्य बिरले को ही मिलता है। सूरत में तो मेरी ननिहाल थी अनु, वो भी प्रख्यात पटेल वंश में। 36 व्यंजनों का स्वाद अब तक चटुरी जिह्वा में रिसमिस कर बस गया है। पर काशी की मृत्यु भी क्या मिल सकेगी मुझे? मणिकर्णिका घाट में उस चिता की मिलन धूम्र रेखा को देख न जाने कैसी विचलित सी हो गई थी मैं।
घुटनों में सिर डाले सुबकने लगी और तब ही पीठ पर उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हाथ का स्पर्श पा चैतन्य हुई। धैर्य रखिए मिसेस कापड़िया, कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? चलिए आपको होटल तक छोड़ दूँ। उस अनजान मित्र की कार में ही मैं फिर होटल चली आई। मैं बम्बई लौट आई, पर लगता था गुप्तचर विभाग उस छोकरी को अपने सतर्क घेरे में अंत तक बांध नहीं पाया। वन्य हरिणी की सी सदी कुलाचे भरती वो किसी गहन अरण्य में खो गई, पर फिर मैंने ही उसे एक दिन ढूंढ लिया। पिताजी की मृत्यु को 2 वर्ष हो चुके थे। मैंने अपनी बुटीक से लगा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खरीद लिया था। दिन भर न जाने कब बीत जाता, रात को थक कर चूर लौटती और चुपचाप आकर सो जाती। पिछले महीने किसी काम से दिल्ली जाना था। एक प्रख्यात होटल में खाना खा रही थी कि सामने की मेज पर एक जोड़ा दिखा। गोरा लंबा युवक चमचमाता सस्ती रुचि का सूट पहने बड़े मनोयोग से मेनू पढ़ रहा था। उसकी सहचरी की पीठ ही मुझे दिख पाई, किंतु उस पीठ पर फैले आंचल को पहचानने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये उसी साड़ी का आंचल था जिसे विवाह के दिन फरजाना बेग की पीठ पर फैलना था। उस साड़ी को तो मैंने सीधे लूम से उतार कर उसकी सुनहरी जरी की एक एक जामदानी बुनावट सूंप पर की थी। फिर मैंने घूर कर देखा, मेरा अनुमान ठीक ही था, वही थी। शरीर 2 वर्षों में और भर गया था, किंतु ठोड़ी के त्रिकोणी गोदने से लेकर उस विलासी अधरों की कामातुर ढलान में कोई भी अंतर नहीं आया था। दोनों बड़े ही चाव से रोस्ट मुर्ग की टांग चिचोड़ रहे थे कि उनके साथ का बालक हाथ में एक विष बोन लिए मेरी मेज पर लपक आया। मुझे जैसे किसी ने कील ठोंक कर गुदगुदी कुर्सी पर गाड़ दिया था। वो गुलगोथरा गोरा चिट्टा बालक अब एकदम ही मेरे पास आकर मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचान रहा हो। मेरी पुतलियां एक पल को स्थिर हो गईं। इन आंखों को तो मैं भी पहचानती थी। पिताजी की ही सी स्नेह विगलित दृष्टि, वैसे ही वात्सल्य और वही गंभीर मुखोद्रा। एक पल भी वो और खड़ा रहता तो मैं निश्चय ही पिताजी कहकर चीख पड़ती। अचानक उसकी माँ उसे अपने पास ना देखकर इधर उधर देखने लगी। फिर हमारी आंखें परस्पर टकराईं। ओफ, कैसा घातक टकराव था वो। लगता था हम दोनों को ही एक दूसरे की उपस्थिति सहसा सुन्न कर गई है। फिर उसके रक्त शून्य चेहरे की कुटिलता उभरी। चील की भांति झपट्टा मारकर उसने बच्चे को उठाया और साथ के युवक को लगभग खींचती तेजी से बाहर निकल गई। और मूर्ख, तू बैठी ही रह गई? चीख कर पकड़ क्यों नहीं लिया उसे? मैं उत्तेजित होकर अनसुईया को ऐसे झकझोरने लगी जैसे जघन्य अपराध कर अपराधिनी ताजे खून से रंगा गणासा लिए उस क्षण भी मृत करसनदास के सिरहाने खड़ी हो। मैं चीखती कैसे पगली? अनसुईया की करुण भीगी हंसी ने मेरा मुंह फिर बंद कर दिया था। क्षण भर पहले मेरा नन्हा देवर मुझसे अपनी उन परिचित आंखों की भिक्षा पात्र से दया की भीख जो मांग रहा था, वो हंसकर उठ गई। बाप रे बाप, कितनी देर हो गई! 6 बज गए हैं। 7 बजे मेरी गाड़ी छूटती है। मुझे एक बार अपने आलिंगन में बांध मेरी वो रहस्यमयी सखी फिर त्वरित विदा का रुमाल हिलाती तेजी से चली गई। कितनी मूर्ख थी हम दोनों! ना उसने मेरा पता लिया, ना मैंने। हम दोनों ही एक बार फिर इस विराट विश्व की अंधी भूल भुलैया में भटकने को बिछुड़ गई थीं। एक लंबी सांस खींचकर मैं उसके भागते रिक्शा के घूमते पहिए को देखती रही। फिर वो भी ओझल हो गया। आश्रम के महाकाल के त्रिनेत्र ने सचमुच ही उस सुदर्शन कंदर्प को भस्म कर दिया था। अब तो रह गई थी रति विलाप की करुण गूंज, जो शायद जीवन भर रह रहकर मेरे कानों में गूंजती रहेगी। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी दीर्घ कहानी रति विलाप। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।